जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। बिना देरी के फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद और पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में ही 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूरलंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगरवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वह तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधिरा के रूप में दिखावा करता रहा। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हुई। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलूल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। सन 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसने बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुई। सिकंदर लोधी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसने शासन काल में कई ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गजिए सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी सिंहासन पर बैठा। इसके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और भारत में लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बनी। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।